गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर यूनिट 1। आज का टॉपिक है हम एडजस्टमेंट एंट्रीज देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे कि हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना कितना जरूरी होता है। ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे प्रॉपर। हमने ये देखा कि डबल एंट्री सिस्टम में डुअल इफेक्ट होता है। डुअल इफेक्ट होता है। डुअल का मतलब होता है टू वेज, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हम कौन सी एक्टिविटी लेते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले कुछ भी चीज होती है वो डेबिट होती है, फिर उसके बाद क्रेडिट होती है, ठीक है। 95% चांसेस यही होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आने वाले कुछ एंट्रीज, उनका इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो हम आज देखते हैं, जैसे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जब आप कहीं ऑफिस में वर्क करोगे तो आपको बताया जाता है कि हमको रोज कितनी कैपिटल को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मान लीजिए मेरे पास रोज का 10,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बिजनेस की एक साइकिल होती है, एक रोटेशन होती है। तो साइकिल, उस रोटेशन में हम क्या करते हैं, इस 10,000 को पूरा का पूरा मीट आउट करके जीरो नहीं कर लेते हैं। हमको बताया जाता है कि हम इसमें से 4,000 या 6,000 या 7,000 जो भी अमाउंट है उसको हम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। बाकी उस अमाउंट को हम होल्ड करेंगे क्योंकि हमको नेक्स्ट डे भी बिजनेस चलाना है। अब आज तो हमारे पास 10,000 आ गया, कल हमारे पास हो सकता है कि 7,000 ही आए या उससे लो आए। और हमारे जो खर्चे हैं वो रोज के खर्चे कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 10,000 है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको तो बिजनेस में हम क्या पैसा मांगने जाएंगे रोजमर्रा के खर्चों के लिए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के तहत टेक्निक्स लगाते हैं कि मान लीजिए अब यहाँ फायदा है कि मैंने मान लिया सिर्फ 6,000 का ही पेमेंट किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था? 4,000 रुपीज था, ठीक है स्टूडेंट। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11,000 हो गया। तो इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब वर्किंग कैपिटल में होता क्या है मैनेजमेंट में कि कुछ हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो पूरे पे नहीं हो पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस को होल्ड कर लेते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को जब हम होल्ड कर लेते हैं, उनको फुल पे आउट नहीं करते हैं, तो वो एक्सपेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं? वो एक्सपेंसेस हमारे कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है कि एड इन रिलेटेड टू एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे तो हम क्या इसको एक्सपेंसेस टाइम में हम इसको एक्सपेंसेस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस में ऐड कर लेंगे, कंसर्न एक्सपेंसेस में ऐड कर लेंगे। और दूसरा हम कहाँ पे? बैलेंस शीट में इसको कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी साइड शो करेंगे। अब लायबिलिटी साइड हमने क्यों शो करा? लायबिलिटी साइड हमने इसलिए शो करा क्योंकि ये हमारा दायित्व है कि हमको उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जो पूरा मीट आउट नहीं हुआ था उसको हमको मीट आउट करना है। तो लायबिलिटी साइड हम उस एक्सपेंस को लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस,
मान लीजिए कि 2027 का इंश्योरेंस था या 2026 में मुझे इंश्योरेंस को पे करना था, इंस्टॉलमेंट को 2-3 महीने बाद मैंने उसको अभी पे कर दिया है, तो इसका क्या होगा, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इन ट्रेडिंग एंड अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस की जो प्रीमियम हम जमा करते हैं उस इंश्योरेंस के प्रीमियम में हम क्या करेंगे, इस प्रीपेड एक्सपेंस को उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में हम इसको असेट साइड शो करेंगे, असेट साइड शो करेंगे, क्योंकि अब यही एक्सपेंस हमारा क्या बन गया, ये एक्सपेंस हमारा असेट बन गया है, ठीक है। और वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या है, लायबिलिटी है, इसको हम पे कर चुके हैं, तो जो हमने पे कर दिया है, मैंने आपको सबसे पहले परिभाषा असेट्स की क्या बताई थी, असेट्स वो होते हैं जिनका आपके ऊपर, आपके पास जिनका स्वामित्व होता है, जिनका आपके ऊपर ओनर पास ओनरशिप होती है, तो यहाँ ओनरशिप आ गई आपके पास, तो ये क्या बन गया, असेट बन गया। इसमें ओनरशिप आपके पास नहीं आई, तो ये क्या हो गई, ये आपकी लायबिलिटी बन गई। थर्ड आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, shown in debit side, interest on capital, interest on capital। सबसे पहली एंट्री जहां से हमारा अकाउंट शुरू होता है, सबसे पहली एंट्री, मान लीजिए शुभम ने बिजनेस चालू करा, तो शुभम ने क्या करा, 10,000 अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो शुभम ने क्या करा कि शुभम ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बिजनेस की पूंजी जो हम अलग रख के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो शुभम क्या बोलेगा कि अब मैंने 10,000 रुपीज जो बिजनेस में डाले हैं, शुभम को उस पे क्या चाहिए होगा, इंटरेस्ट चाहिए होगा। अपनी ही पूंजी पर व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है, क्यों इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि वो उसके पास ऑप्शन था, अगर वो मान लीजिए, मैंने तो बहुत छोटा अमाउंट लिया है 10,000, 25 लाख होता, 35 लाख रुपए होता, वो क्या करता, बोलता 25 लाख रुपए अगर मैं बैंक में रखता तो मुझे उसके ऊपर क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, ठीक है, और मैं कहीं पर भी जॉब कर रहा होता। तो उसके पीछे फंडा यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बिजनेसमैन कैपिटल या पूंजी बिजनेस में लगाता है उसके ऊपर वो क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या इफेक्ट होगा, शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री कैसे होती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट में ये कहां पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड इन कैपिटल इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होगा, ऐड होगा ये कैपिटल में, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर ये चीज ऐड होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कहां जाएगी, ये जाएगी आपकी डेबिट साइड में। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स स्टूडेंट्स क्या होती है, व्हाट इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको मैं नगद निकाल कर यूज करता हूं, ठीक है, उसको मैं कहाँ रखूंगा, मैंने अपने सेल्फ के यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करता है ओनर, उसको हम स्टूडेंट लेते हैं ड्राइंग्स के अंडर में, ठीक है। तो ड्राइंग्स के अंडर में लेने से क्या होता है कि वो ड्राइंग्स में शो होगा, ठीक है। मैंने मान लीजिए 5,000 रुपीज निकाले, ठीक है, अब मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर को देने थे या किसी मंदिर निर्माण में या किसी भी कार्य में या चैरिटी वर्क में उस पैसे को यूज करना था, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको लिखूंगा कैश को ड्राइंग्स के रूप में, ठीक है।
इसकी एंट्री होगी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या होगा? लेस फ्रॉम कैपिटल इन बैलेंस शीट, और ये कैपिटल में से माइनस होगा, माइनस फ्रॉम कैपिटल। अब ये माइनस क्यों हो रहा है कैपिटल में से? क्वेश्चन ये होता है कि अब ये कैपिटल में से माइनस क्यों हो रहा है? कैपिटल में से माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम, ये किसका हिस्सा है? हमारी कैपिटल में से, कैपिटल हमारी उसमें से घट गई, ठीक है। पूंजी में से ही तो वो अमाउंट माइनस होगा, तो हमने इसको क्या करा, कैपिटल में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स में से कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में से। अब आता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और रिजर्व्स फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स होती क्या है? बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो कि हमने ये मान के चले कि हमारा वो लॉस या इतना हमको पैसा रिसीव होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम उसको कहते हैं, ठीक है। उसका हम पहले से एक रिजर्व बना के चलते हैं, ठीक है। इसको हम, कई लोग हिंदी भाषा में हम इसको बोले तो ये डूबत खाते होते हैं, तो इसका हम पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं कि इतना हमारा अमाउंट जो है वो बिजनेस में बैड डेब्ट्स में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि अगर मैं अपने प्रॉफिट्स को छुपाना चाहूं या कम दिखाना चाहूं, तो बैड डेब्ट्स का मैं क्या करूंगा, प्रोविजन को बढ़ा दूंगा या रिजर्व को बढ़ा दूंगा, जबकि उसकी आवश्यकता ना के बराबर या नहीं है। तो बैड डेब्ट्स में क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का एक रूल है जो कहता है कि कोई भी बैड डेब्ट्स का प्रोविजन 33%, 33% से ज्यादा नहीं हो सकता, और 40% तो हो ही नहीं सकता, नॉट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 40%। तो ये, वैसे तो ये लिमिट है, अगर इस लिमिट को भी आपने क्रॉस किया तो इस लिमिट को तो आप कभी क्रॉस कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि मान लो मेरे को इनकम हुई, तो मैं इनकम को छुपाने के लिए क्या करूंगा, बैड डेब्ट्स का प्रोविजन पहले से बढ़ा के रखूंगा। मान लो मैंने 50% कर दिया, 60% कर दिया, 70% कर दिया, तो इसलिए इसका प्रोविजन बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। शोन इन दी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां आएगा ये? डेबिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आया तो बैलेंस शीट के कहां आएगा ये? डेटर्स में से डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। डेटर्स जो होते हैं उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट होगा, ठीक है। अब डेटर्स में से ये अमाउंट क्यों माइनस होगा? क्योंकि मान लो अगर मेरे डेटर्स जो है वो 10,000 रुपीज के हैं, ठीक है, और मैंने पहले से प्रोविजन बना के रखा है 3,000 रुपीज का, तो डेटर्स अब मेरे कितने बचे? 7,000 रुपीज के ही बचे ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट साइड, और डेटर्स में से इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसका पहले से प्रोविजन या हमने इसका पहले से रिजर्व मान के रखा है। एक तरह से ये सेविंग्स ही होती हैं, बट ये हमारे रियल प्रॉफिट्स
के लिए सही नहीं होती, क्योंकि कई मैनिपुलेट करने वाले जो बिजनेसमैन हैं वो प्रोविजन को ज्यादा बड़ा बना के रखते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां जाएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा, और एड इन इन्वेस्टमेंट इन एसेट साइड, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसकी एंट्री होगी, ये ऐड होगा। ठीक है, उस कंसर्न इन्वेस्टमेंट से, मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 लाख रुपए की खरीदी है और मुझे 10% ब्याज मिला, तो ये मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। अब ये कितना शो करेगा, 1,10,000 रुपए को ये शो करेगा। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट को हमने क्या है, इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, गेन है, प्रॉफिट है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जो करी है उसमें हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 1,10,000 आ गया। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एंड अकाउंट, क्रेडिट पीएल एंड अकाउंट, और बैलेंस शीट के ये कहां पर आएगा, ये आएगा असेट साइड। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा उसको हम डेबिट करते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। हम उसको क्रेडिट क्यों करते हैं ना, क्वेश्चन आता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्रेडिट क्यों करा। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट हमने इसलिए करा स्टूडेंट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को जो है उसको हम सेल मानेंगे अपनी। ठीक है भाई, जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको, वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। स्टॉक जो है वो आगे जाके क्या होगा, वो सेल होगा। क्या है सेल, इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने उसको क्या करा, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। पर बैलेंस शीट में है तो वो हमारा स्टॉक ही, तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे असेट साइड। क्लियर है। फिर आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड चेक आफ्टर, अच्छा ये कर लो, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ असेट्स, परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ असेट्स, परचेज इंक्लूड, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ असेट्स। तो परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ असेट्स का मतलब क्या है कि परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ असेट्स, डिडक्ट फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज में से इसको डिडक्ट करेंगे, और बैलेंस शीट में असेट
ऐड इन असेट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट में इसको ऐड करेंगे। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, मान लो मैं परचेजेस करता था स्टॉक की, स्टॉक को मैं सेल करता था। अब मैंने क्या करा, मैंने बिल्डिंग परचेज करी, है ना, या मैंने कोई सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज की, तो होना क्या चाहिए थी एंट्री, एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उतने अमाउंट को, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो हमको परचेज में से उतने अमाउंट को, जितने की मशीनरी परचेज की, उसको माइनस करेंगे। बट जो मशीनरी हमने परचेज की है, उस वो हमारे लिए क्या बन गया है बेटा, वो हमारे लिए बन गया है बैलेंस शीट में असेट। तो बैलेंस शीट में असेट बनने के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, राइट। अब आता है आपका क्लोजिंग गुड्स टेकन फ्रॉम ओन यूज, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज, गुड्स टेकन फॉर ओन यूज। ठीक है, मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूं, और पेन मैन्युफैक्चरर के होने के साथ साथ मैंने क्या करा कि मैंने कुछ पेन्स जो थे वो 1000 रुपए के अपने लिए ओन यूज के लिए ले लिए। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी गुड्स टेकन फ्रॉम डिडक्ट फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी परचेज में से डिडक्ट होगा फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। तो वो जो गुड्स थे उनको मैं से परचेजेस में से उसको मैं माइनस करूंगा। वाइस वर्सा मैं क्या करूंगा कि गुड्स टेकन एड इन ड्राइंग इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या होगा, ये ड्राइंग्स में इतना अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स ही एक तरह से पर्सनल यूज के लिए, चाहे आपने कैश लिया चाहे आपने गुड्स लिया, है तो वो ड्राइंग्स ही। तो वो ड्राइंग्स में से मैं क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि कोई भी इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट कहाँ पर होगा, वो इफेक्ट दोनों तरफ पर इफेक्ट होगा, डेबिट पे भी इफेक्ट होगा उसका, और उसका इफेक्ट आपके क्रेडिट पर भी होगा, है ना। अब हम आज एक छोटा सा कैश अकाउंट देखते हैं कि कैश अकाउंट में एंट्रीज कैसे होती हैं। ठीक है, कैश अकाउंट में एंट्रीज कैसे होंगी, पहला कॉलम आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा अमाउंट, ये हो गया हमारा डेबिट साइड, फिर अगेन डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर हमारा आएगा स्टूडेंट अमाउंट। ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कैश अकाउंट में ये क्या हो गया, हम एक डेबिट होगा और एक हमारा क्रेडिट होगा। अब सुनील कमेंस बिजनेस विद कैश 15,000। सुनील ने अपना बिजनेस 15,000 रुपए से स्टार्ट किया। तो 15,000 रुपए से सुनील ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, टू कैपिटल, टू कैपिटल अमाउंट,
राइट स्टूडेंट। डेट हमारी कुछ भी हो सकती है, हम तो अभी समझाने के लिए एंट्रीज कर रहे हैं। मान लीजिए उसने 15,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 15,000 की। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अपने में क्या लिखेगा, टू कैपिटल 15,000। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹500, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹500। तो फर्नीचर मैंने परचेज किया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेजेस या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, मेरे पास से क्या गया, फर्नीचर खरीदने में कैश गया। तो अब मैं यहां पे एंट्री क्या करूंगा, बाय फर्नीचर, कितने अमाउंट से करूंगा, 500 अमाउंट से करूंगा। ठीक है, ये भी बरकतुल्लाह में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी में। कैश अकाउंट बनाने के लिए आपको एंट्रीज दी जाएंगी, और उसमें फिर एंट्रीज में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका कैश सेल्स ऑफ ₹500, है ना, कैश। तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स, अमाउंट कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, फिर आएगा आपका कैश परचेजेस, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस। अच्छा, जहां पर परचेज फ्रॉम शिवम लिखा हुआ है, परचेज फ्रॉम शुभम लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि वो शुभम से या शिवम से मैंने क्या करा है, वो मैंने उधारी में सामान खरीदा है। और अगर आपके सामने लिखा है परचेजेस फ्रॉम कैश, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने शुभम से मैंने क्या करा है, मैंने कैश माल खरीदा है। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, बाय परचेजेस। कैसे हो जाएगी, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश क्या कर रहा है, कैश अपना अकाउंट बना रहा है ना बेटा। तो कैश अपना अकाउंट बना रहा है, तो क्या करेगा, कैश इसको परचेज कर देगा। तो यहाँ एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ एंट्री आ जाएगी बाय परचेजेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1,000 रुपीज, है ना। अब सैलरी पेड, तो सैलरी का पेड का मतलब क्या है, क्या एंट्री होगी, सैलरी क्या है हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी हमारे लिए क्या होता है, सैलरी हमारे लिए खर्चे होते हैं। तो हमारे पास से खर्चे जब हम करते हैं, तो हमारे पास से क्या होता है, कैश जाता है, उस अकाउंट के अंदर जाता है। अब एंट्री क्या हुई इसकी, कि एंट्री हुई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट हुई है, कैश क्रेडिट हुआ है उस खाते में। ठीक है, तो जब आप जॉब करोगे, या कई लोग आप में से जॉब कर रहे होते हैं, तो वो अक्सर पूछते हैं अपने सीनियर से कि सर हमारी सैलरी का क्या हुआ, तो वो बोलते हैं आपकी सैलरी आज क्रेडिट हो जाएगी। तो आपके खाते में सैलरी क्रेडिट होगी, और जो सैलरी अकाउंट है उसमें खाते में सैलरी डेबिट होगी। तो टू सैलरी मैंने पे करी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश में क्या हो जाएगा, बाय सैलरी, है ना। अब आता है पेड कैश टू विनोद, विनोद को मैंने कैश दिया, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश, कहां पे लिखे, कहां जगह बची है, यहां, विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, विनोद को, विनोद क्या हुआ, अब विनोद है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब विनोद क्या है, विनोद बेटा पर्सनल है, पर्सन है। तो विनोद का खाता, विनोद डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है,
डेबिट द रिसीवर, तो विनोद क्या हुआ, डेबिट हुआ। ठीक है, तो यहां पर एंट्री क्या होगी बेटा, यहां एंट्री होगी बाय विनोद। ठीक है, जो भी अमाउंट हो, आपको सिंपल ये याद रखना है, अगर आप जो खाता बना रहे हो अगर उसका इफेक्ट इधर डेबिट में पड़ रहा है तो वो बाय हो जाएगा, और अपोजिटली कैश अगर ऊपर है और बाकी एंट्री नीचे है तो सिंपल है वो चीज टू में जाएगी। जैसे हमारे मैथ्स में ट्रिक्स होती हैं, फिजिक्स में ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में ट्रिक्स होती हैं, वैसे हमारे अकाउंट्स में भी थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स होती हैं। आप जब मैं आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं उसमें कई ट्रिक्स बताऊंगा आपके। हमेशा रिवर्स कॉलम में एंट्री होती है, अगर कोई डेबिट साइड आ रहा है ना तो वो बैलेंस शीट के अपोजिट कॉलम में इफेक्ट दिखाएगा अपना, और जो चीज अपने क्रेडिट साइड आ रही है वो एसेट साइड में अपना असर दिखाएगी। ठीक है, फिर आता है सेल गुड्स टू राजेश। ठीक है, सेल गुड्स टू राजेश। अब गुड्स सेल टू राजेश, जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने शिवम का लिया था, क्या मैंने एग्जांपल लिया था शिवम का, कि जहां नाम आ रहा है वहां सोचो, वहां समझ लेना कि वहां पे सेल या परचेज उस खाते में उधारी में की गई है, और जहां नाम नहीं आ रहा है वहां पर कैश आया है, तो सेल गुड्स टू राजेश, है ना। अब राजेश को मैंने सामान बेचा तो राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश। ठीक है, अब तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये एंट्री बहुत अच्छी है, समझने वाली एंट्री है, टू राजेश। हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पर हमारी जो सेल हुई है ना वो उधारी पे हुई है। ठीक है, तो हमको ये बात पता चल गई कि राजेश को हमने सामान क्या करा, उधार में दिया है, तो हमने क्या करा, कैश को डेबिट कर दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश। तो राजेश मतलब मान लो 1000 रुपीज हमने उसको सेल करी। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला, कि यहाँ पे हमने कैश को डेबिट किया है, डेबिट डेबिट किया है, और राजेश से हमको 1000 रुपीज लेने हैं। ठीक है, कल इसी के साथ हम और सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स किए जाएं, प्रैक्टिकल्स किए जाएं, क्योंकि थ्योरी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पैटर्न ये रहता है कि 70:30 या 60:40, 60% या 70% बच्चों आपके पास थ्योरी ही आती है, क्योंकि घबराने वाली बात नहीं है। मैं आज डाउट क्लियर कर देता हूँ, उनको भी मालूम होता है कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एमबीए कर रहे हैं वो बीए बैकग्राउंड से हैं, वो बीएससी बैकग्राउंड से हैं, है ना, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, या वो बीसीए करे हुए हैं, तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी उसी हिसाब से अपना पेपर को सेट करती है। तो आपको फोकस ज्यादा से ज्यादा थ्योरी की तरफ करना है, न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल्स तो अपन करेंगे ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ओके।